समझाता हूँ कि मैं दिमाग का प्लम्बर हूँ, प्लम्बिंग का जॉब करता हूँ। हर केस के वो 60 सेकंड, हर केस के वो रोमांचकारी होते हैं। जो होता है ना, जैसे किसी ने ऊपर से किसी मरीज को छोड़ दिया हो या किसी इंसान को छोड़ दिया और एकदम क्रैश कर रहा हो, तो हमारे सामने पेशेंट क्रैश कर रहा था, क्योंकि भगवान के रूप में नहीं, हम लोग ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं। प्लीज हमें भगवान का दर्जा मत दीजिए। आने वाले जो 5 से 10 साल के में जो आप एआई और रोबोटिक्स को किस तरीके से न्यूरो इंटरवेंशनल साइंस में प्रोसीड करते हुए देखते हैं? जो टेक्नोलॉजीज यूरोप और यूएस में यूज हो रही होती थी, उसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते थे कि वो यहाँ पे अवेलेबल हो। अब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो पहले हम यूज करते हैं, फिर वो यूरोप और यूएस में जाती, तो ये चेंजेस आए। हार्ट अटैक बहुत इजीली आइडेंटिफाई होता है, बट स्ट्रोक नहीं होता। क्यों? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो लिटरली लोगों की जिंदगी सेकंड्स में बचाता है, वो भी बिना सर काटे, बिना सर्जरी के और दिमाग के अंदर पाइपलाइन जैसे नसों के अंदर जाकर। इसे कहते हैं न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी। तो दोस्तों, स्वागत है आज के नए एपिसोड में गपशप विद डीसी, और मैं हूं आपका होस्ट दीपक चौधरी। और आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर तारिक से, जिन्होंने अभी तक 5000 से ज्यादा जिंदगी बचाए हैं, सिर्फ 15 सेकंड लेट और पेशेंट इज गॉन फॉरएवर। आज हम जानेंगे कि ये रेस टाइम के खिलाफ कैसी होती है और क्या हम अपने घर के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए तैयार हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू। तो सर, जब आपने एमबीबीएस किया तो आपको इस चीज का आइडिया था कि आप ब्रेन के अंदर रॉड डालने वाले डॉक्टर बनने वाले हैं? ब्रेन के अंदर तार डालने वाला डॉक्टर बिल्कुल नहीं आइडिया था। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो 2005 में जब मैं इस कोर्स में अपने आप को एनरोल किया, रेसिडेंसी प्रोग्राम था ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में, तब भी इस चीज़ का विश्वास नहीं था कि मैं इसको आगे परस्यू करूँगा। उस वक्त ये ब्रांच जो है वो अंडर डेवलप्ड, साइड लाइंड, कोई इसके बारे में सोचता नहीं था कि इससे कुछ चीज़ें फ़ायदा हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें आऊँगा। तो सर, जब आप इसमें आ गए, डॉक्टर, आपने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट कर ली, उसके बाद वो पहला केस जो आपको जीवन भर याद रहने वाला है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। ये जो ब्रांच है ना, ये टाइम बाउंड इमरजेंसीज, और हम दिमाग मतलब जिस्म का सबसे डेलिकेट ऑर्गन, उसके अंदर उसकी ब्लड सप्लाई, दैट इज अगेन मोर डेलिकेट देन दैट थिंग। सो वी आर डीलिंग विद वेरी इंट्रिकेटेड डेलिकेट थिंग। सो रोमांच तो हमेशा रहता है, हमेशा रोमांच, एड्रेनलिन रश रहता है। हर केस एक अपने में एक चैलेंज होता है, हर केस में कुछ नई चीज़ें और नई चीज़ें समझ में आती हैं। और यहाँ हम टाइम के साथ रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जितना डिले करते जाते हैं उतना हम लूज़ करते जाते हैं इंसानी ब्रेन को, उसके सेल्स को, जो पेशेंट की रिकवरी में हैम्पर कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो बहुत ही रोमांचकारी और बहुत ये करने, एक नहीं बहुत सारे हैं। तो आप अपनी फैमिली को कैसे समझाते हैं कि मैं दिमाग के अंदर पाइप्स डालता हूँ? फैमिली को मैं तो कहूँगा कि मुझे डॉक्टरों को समझाने में मुश्किल होता है, तो मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ कि मैं दिमाग का प्लम्बर हूँ, प्लम्बिंग का जॉब करता हूँ। दिमाग की नस में कोई रिसाव आ जाए, खून की नसों में, या ब्लॉक हो जाए, तो प्लम्बर को जैसे आप याद करते हैं उसी तरह से हमें याद किया जाता है उस रिसाव को रोकने के लिए, जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, या ब्लॉक हो जाए तो जिसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक करते हैं, उसको खोलने के लिए। तो सर, अभी तक के जो प्रोफेशनल करियर में वो 60 सेकंड जिसने मतलब बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल रहा हो, जो हमारे लिसनर्स को एक गूज बम्स दे दें, उसके वो बताएंगे थोड़ा सा? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये हर केस के वो 60 सेकंड, हर केस के वो रोमांचकारी होते हैं। एक केस जो मुझे आपके अभी कहने पे याद आ रहा है, एक हमारे पास एक यंग फीमेल थी, ऑलमोस्ट स्टेबल पे थी, एंड जो भी हमारे पास ब्लीडिंग नसों का रिसाव होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, उसका रिसाव, ब्लीडिंग का रिसाव टेबल पे शुरू हो गया। और आप यकीन मानिए, वो पेशेंट जो होता है ना, जैसे किसी ने ऊपर से किसी मरीज को छोड़ दिया हो या किसी इंसान को छोड़ दिया और एकदम क्रैश कर रहा हो, तो हमारे सामने पेशेंट क्रैश कर रहा था और हमें पेशेंट को बस संभालना था। और मुझे एग्जैक्टली याद है, हमारी एनेस्थीसिया टीम ने काफ़ी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें काफ़ी ज़्यादा
सपोर्ट किया हमें, नहीं तो वो पेशेंट हम बचा नहीं पाते। उसमें 45 सेकंड लगे थे कि जब हमने उस मरीज को रोक लिया क्रैश करते हुए, मतलब ऑलमोस्ट शी वाज डेड, 45 सेकंड में। और आज भी वो मरीज हमारे ओपीडी फॉलोअप में आती है, ओपीडी में फॉलोअप में आती है, तो मुझे उसको देख के लगता है यस, गॉड इज ग्रेट। कहीं ना कहीं ऐसा फील होता होगा कि बाद में जब आप याद करते होंगे तो ये पूरा एक बॉलीवुड सीन की तरह हो रहा है, जब एकदम क्रैश कर रहा होता है मरीज और उस समय आप बचाते हैं एक भगवान के रूप में उन्हें। नहीं, इस चीज़ दीपक जी, मैं इस चीज़ से आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहता हूँ कि भगवान के रूप में नहीं। हम लोग ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, प्लीज़ हमें भगवान मत का दर्जा मत दीजिए। हमें वी आर ट्रेंड प्रोफेशनल्स, वी आर ट्रेन टू डू दिस जॉब्स। जैसे एक पैरा कमांडो जो है वो उसको ट्रेन किया जाता है ना इस तरह की जॉब करने के लिए, उसी तरह हमें ट्रेन किया गया इस तरह की जॉब्स करने के लिए। एंड वी ट्राई टू डू आवर जॉब एज गुड एज पॉसिबल। रिजल्ट्स जो है वो हमारे हाथ में नहीं होते। I strongly believe in God, strongly believe in the power which is almighty up there, and results हमारे हाथ में नहीं। सर ये आपका बड़प्पन बोलूंगा मैं, लेकिन कभी भी आप अपने पेशेंट को कभी पूछकर मुड़कर पूछिएगा या कोई किसी और के थ्रू पूछवाइएगा तो डेफिनेटली वो आपको भगवान के दर्जे से कम नहीं मानेंगे। ये मेरी पर्सनल राय है। बट मेरी पर्सनल राय ये सच्चाई नहीं है। नहीं सर। तो आने वाले जो 5 से 10 साल के में जो आप एआई और रोबोटिक्स को किस तरीके से न्यूरो इंटरवेंशनल साइंस में प्रोसीड करते हुए देखते हैं? तो आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2005 में हम न्यूरो इंटरवेंशन का वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता था। इनफैक्ट 2009-10 में कोई हॉस्पिटल या कोई न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो इंटरवेंशन रखे, ये अकल्पनीय था, ये सोचा ही नहीं जा सकता था इसके बारे में कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो इंटरवेंशन एक न्यूरो साइंस का इंटीग्रल पार्ट होगा। देन 2013 में एक रिवोल्यूशन आया। 2013 के बाद 2 स्टडीज आई 2015 तक आते, और ये ब्रांच जो बिल्कुल ही प्रिसेंट में लर्क कर रही थी, मतलब बाहरी उसमें थी, वो अचानक से मोस्ट सॉर्ट आफ्टर ब्रांच हो गई। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, हम ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को। हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस होती है, हर लोग इस ब्रांच के बारे में सीखना चाहते हैं, इस थेरेपी के बारे में सीखना चाहते हैं। सो हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, इतनी एप्लीकेशंस हैं, बिकॉज जो ये ब्रांच है इसने रिवोल्यूशन ला दिया स्ट्रोक की ट्रीटमेंट। एआई और रोबोटिक्स का बात है, बिल्कुल एआई और रोबोटिक्स जैसे बाकी सब ज़िंदगी के हिस्सों में इफेक्ट कर रहे हैं। रोबोटिक एक बहुत ज़्यादा तरीके से, अब रोबोटिक आर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, जो ये सर्जरीज कर सकते हैं, जो रिमोट में ये कर सकते हैं। एआई यस, एक हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमारे डिपार्टमेंट ने एक एआई पावर्ड स्ट्रोक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम स्ट्रोक एआई के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेरिफेरीज में जहां इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और इस तरह के मरीजों को हम शिफ्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इनको इस तरह की थेरेपीज की ज़रूरत है। तो ये दोनों बहुत ही आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और काफ़ी डायनामिक्स चेंजेस होंगे। तो हम ये इन सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू, रोबोटिक्स के थ्रू बहुत एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो इस आपने अफ्रीकन गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया जो है इस सेक्टर में काफ़ी आगे जा चुका है या काफ़ी आगे जा रहा है? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, हर सेक्टर में पिछले ऑलमोस्ट डेढ़ दशक से इंडिया में रिलेंटलेसली प्रोग्रेस काफ़ी चीज़ों में होता जा रहा है, नॉलेज में, मैन पावर में, नो हाउ में और टेक्नोलॉजी में। आज मैं आपको बताऊं, 15 साल पहले, मुझे प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं। आज 15 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज़ यूरोप और यूएस में यूज़ हो रही होती थी, उसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते थे कि वो यहाँ पे अवेलेबल हों। अब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो पहले हम यूज़ करते हैं, फिर वो यूरोप और यूएस में जाती, तो ये चेंजेस आए हैं। और इस चेंजेस का मतलब है कि एज ए वी आर पोजिशनिंग आवरसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर। Yes, we can say that we are positioning ourselves as a global leader. Perfect है सर। इंडिया की टीयर 2 सिटीज रेडी है? गोल्डन टाइम, जो गोल्डन पीरियड होता है स्ट्रोक के बाद जो पेशेंट को पहुंचाने में, उस चीज़ के लिए? ये आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा। अभी हमने एक स्पेक्ट्रम जाना कि वी आर पोजिशनिंग आवरसेल्फ एज ए ग्लोबल लीडर।
बट ऑन द अदर स्पेक्ट्रम कि क्या हम ये सर्विसेज हम अपनी पॉपुलेशन को दे पा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट, बिकॉज हमारे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी ज्योग्राफीज बहुत वास्ट है, हमारी डेमोग्राफीज बहुत वेरिएबल है, हमारा डिस्क्रिपेंसीज इन द सर्विसेज बहुत ज़्यादा है। सो जो रीच होना चाहिए, जिस तरह का रीच पॉपुलेशन में होना चाहिए, वहाँ हम लैक कर रहे हैं। दिस इज द ट्रुथ, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। देयर आर सर्टेन वेज वेयर वी कैन ब्रिज दिस गैप, हम ये गैप को ब्रिज कर सकते हैं और चीज़ों को। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम AI एम्पावर्ड प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ ये एक एंडेवर है, ये एक प्रयास है कि हम ये ब्रिज कर पाएँ ये गैप को। Tier 2 सिटीज़ स्लोली पिक कर रही हैं इन थेरेपीज़ पे, इन रिवोल्यूशनाइजिंग थेरेपीज़ पे। एज ए प्रॉक्टर, क्योंकि मैं बहुत सारी इन थेरेपीज़ का प्रॉक्टर हूँ, तो मैं काफ़ी ट्रैवल करता था। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ ये थेरेपीज़ मैंने जाके शुरू करवाई। जैसे नेपाल में इनफैक्ट जो पहला केस हुआ था, बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे हमने ये थेरेपीज़ शुरू कराई, और उनके साथ एक निरंतर कनेक्ट में रहते हैं कि वो थेरेपीज़ वहाँ पे ग्रो करें, वहाँ पे लोग ट्रेंड होके जाएं। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं ना, ये जो गोल्डन आवर होता है ना, तो इसमें हर मरीज़ जो है वो एक बड़े शहर या बड़े सेंटर में पहुंच नहीं पाएगा। जब तक पहुंचेगा तब तक उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इस थेरेपीज़ का फ़ायदा तभी होगा जब ये Tier 2 सिटीज़ में इस्टेब्लिश हो पाए। तो उसके लिए हम कैसे मेजर्स टिप्स जो ले रहे हैं वो AI बेस्ड, तो आपने बता दिया। हमें सबसे पहले ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए एक जगह चाहिए। कैथ लैब्स होती हैं, ये स्पेशली डिज़ाइन कैथ लैब्स होती हैं, डिफरेंट फ्रॉम कार्डियक कैथ लैब्स होती हैं, न्यूरो कैथ लैब्स होती हैं। बट नहीं, ठीक है, कुछ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम कार्डियक कैथ लैब्स में भी हम शुरुआत कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का की शुरुआत कर सकते हैं। उनका यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सकता है, मैन पावर का यूटिलाइजेशन हो सकता है, और मैन पावर ट्रेनिंग हो सकती है। तो ये तरीके हैं जिनसे हम ये Tier 2 सिटीज़ को एम्पावर कर रहे हैं। स्ट्रोक के बेसिक साइंस अगर आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे, और उसके लिए जो मेजरेबल स्टेप्स है अर्ली स्टेज पे, वो किस तरीके से लेना चाहिए, या उसके रिगार्डिंग कुछ आप बताना चाहें तो। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस के इसमें क्वेश्चन है। स्ट्रोक का अवेयरनेस हमने देखा सोसाइटी में बहुत ही मिनिमल है। रीज़न, हार्ट अटैक बहुत इजीली आइडेंटिफाई होता है, बट स्ट्रोक नहीं होता। क्यों? स्ट्रोक ज़्यादातर टाइम, ज़्यादातर वक्त एक पेनलेस इवेंट हो रहा होता है। पेन एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है जो लोगों को अलर्ट करता है या कहता है कि आप एक्शन लीजिए। ये एक इवेंट हो रहा होता है जो साइलेंट हो रहा होता है। तो अगर हम साइंस की बात करें, आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार फास्ट, बी फास्ट एक एक्रोनिम है जिससे हम या हिंदी में हम बचाव कहते हैं, जिससे हम स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बड़ा सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी इवेंट, नेगेटिव इवेंट सडनली हुआ, इसका मतलब है आप स्ट्रोक को अंडर इवोल्यूशन देख रहे हैं। मतलब मैं हाथ उठा रहा था, अब उठा नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल रहा था, बोल नहीं पा रहा हूँ। कोई इवेंट नेगेटिव हुआ, मैं देख रहा था, अब देख नहीं पा रहा हूँ। सडनली मैं बैलेंस कर पा रहा था, बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये नेगेटिव इवेंट जो सडन ऑनसेट हो रहे हैं, इसका मतलब है आप स्ट्रोक, जो एक हम वैस्कुलर इवेंट कहते हैं, ब्रेन के अंदर इसको आप देख रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा, आपका टाइम ले रहा हूँ, कि स्ट्रोक इन इवोल्यूशन हम जब आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो हम उस टाइम पे स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं, जो गोल्डन आवर का वर्ड है। एक बार स्ट्रोक हो गया तो वो जो पेशेंट है, अगर बड़ा स्ट्रोक है, वो हमने बहुत देखा है, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब फर्नीचर की तरह घर पे बड़ा हो जाता है, और वो फिर बहुत ही दुखद एंड होता है। फैमिली इनिशियली बहुत ही इंथुजियास्टिक होती है, फिर धीरे धीरे इंथुजियाज्म वेन ऑफ होने लगता है। फिर फैमिली को ऐसा लगता है कि ये तो एक वो साइड में पड़ा हुआ इंसान रह जाता है, फिर उस इंसान का स्लोली डिके होता जाता है। तो बहुत ही, सो वी हैव टू प्रिवेंट दैट डिके, वी हैव टू प्रिवेंट दैट थिंग। तो प्रिवेंशन एंड स्ट्रोक इन इवोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द सोसाइटी टू रिड्यूस दिस बर्डन ऑफ स्ट्रोक ऑन द सोसाइटी। ये तो बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि ये इमोशनली भी मतलब बहुत अनकंफर्टेबल रहता है जो इस चीज़ को फेस कर रहा है। इवन फैमिली भी, जब परिवार में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है,
तो जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी हैं वो एक टाइम तक ही अपना पेशेंस शोकेस कर पाते हैं, अदरवाइज उसके बाद फिर वो भी हार मान जाते हैं इस चीज में। ये हमने सबने अपने घरों में देखा है, इनफैक्ट हमने भी अपने घरों में देखा है कि इस तरह का जो एल्डरलीज होते हैं ना, वे इनिशियल पार्ट में बड़े अच्छे बॉन्ड में रहते हैं, सपोर्ट में रहते हैं, देन स्लोली चीजें मीन ऑफ होनी शुरू हो जाती है। तो सर ऐसे केस में देखेंगे ब्रेन हेल्थ इज अ न्यू फिटनेस, एक स्टेटमेंट आता है ब्रेन हेल्थ इज अ न्यू फिटनेस, आप इससे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एग्री करते हैं। तो ब्रेन हेल्थ को फिट रखने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स सजेस्ट करना चाहेंगे? ब्रेन को एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेटेड ऑर्गन्स हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसका रिपेरेटिव मैकेनिज्म जो है वो सेल्फ रिपेयर करने की कोशिश करता है, वेरी लेस अंडरस्टूड ऑर्गेनिज्म है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी न्यूट्रिशन एंड स्लीप, एंड एडिक्वेट स्लीप इज़ ए वेरी अंडररेटेड मेडिसिन। हम नींद के बारे में हम सोचते ही नहीं है। 8 घंटे की अच्छी रात की नींद, दोबारा वर्ड दोहरा रहा हूँ, आपको इतना रिपेरेटिव मैकेनिज्म देती है, जो आपने दिन भर अब्यूज़ किया ना बॉडी के साथ, उससे रिपेयर करने का हेल्प करती है। दैट इज़ वेरी वाइटल फॉर अस, वेरी वाइटल फॉर अस स्पेशल। एंड द सेकंड अकॉर्डिंग टू मी इज़ द न्यूट्रिशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ब्रेन हेल्थ के लिए ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। द थर्ड कम्स द फिजिकल एक्टिविटी। Again, the physical and the mental activity I would like to add. These two are. आपने एल्डरलीज को देखे होंगे ना, जो एल्डरलीज अपने आप को मेंटली एक्टिव रखते हैं उनका डिमेंशिया या डिके कम स्लो डाउन हो जाता है। इनएविटेबल है डिके, बॉडी को डिके करना है, दैट इज इनएविटेबल। वी हैव टू गो डाउन, बिकॉज व्हेन वी आर बॉर्न वी आर डेस्टिन्ड टू डाई। बट जो डिके है ना वो ग्रेजुअल हो, यू डाई एज ए हेल्दी ये थिंग, तो इट बिकम बेड रिडन होके वेजिटेटिव स्टेट में एक दुखदाई मौत से, तो आई थिंक इट इज द डिके हैज टू बी होल्डेड ऑन। तो दीज आर द थिंग्स विच हेल्प्स। तो अगर कंक्लूसिवली अगर बोला जाए तो कोई 3 ऐसे पॉइंट बताइए एकदम शॉर्ट में, जैसे कि हम ब्रेन को और पावरफुल या फिर उसकी एक्सरसाइज हम कराएं। अगेन आई एम रिपीटिंग, नींद आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन बहुत एडिक्वेट होना चाहिए, ना ओवर ईटिंग ना अंडर ईटिंग। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ध्यान आप रखें। मतलब इसका मतलब है कि फ्रूट्स, देयर आर सर्टेन वेजिटेबल्स, इसका डाइट में बड़ा ध्यान रखें, फ्रेश फूड खाएं। फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रहें। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब हम अपने पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही थॉटफुल होता है, जो कि है रैपिड फायर। तो सर इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका बहुत ही शॉर्ट एक वर्ड में या एक लाइन में आपने आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रेन या दिल, कौन सी सर्जरी ज्यादा रिस्की है? ब्रेन, ऑब्वियसली ब्रेन। 3 थिंग्स ऑलवेज इन योर बैग? चार्जर, बुक एंड अ पेन। परफेक्ट है सर। किस तरह का हमारे ऑडियंस को कोई 3 बुक अगर आप सजेस्ट करना चाहें कि ये बुक तो पढ़ना ही चाहिए हमें लाइफ में कभी ना कभी? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे एक किताब है, थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो, डैनियल कैमन की। डैनियल कैमन वाज अ नोबेल लॉरेट, अभी रिसेंटली ही डाइड। 49 रूल्स ऑफ पावर, एंड द थर्ड वन आई वुड से इज चेकलिस्ट। परफेक्ट सर। तो लंदन में प्रैक्टिस या गुड़गांव में ज्यादा सेटिस्फैक्टरी क्या है? गुड़गांव ऑलवेज। मोस्ट अंडररेटेड इंडियन फूड? दाल चावल। क्या बात है। स्ट्रोक अवेयरनेस मूवी बनाए, आप किस एक्टर को कास्ट करेंगे अपने रोल के लिए? आमिर खान। क्या बात। आज रात 3 AM पे कॉल आए, मारेंगे या उठ के रेडी हो जाएंगे? ऑब्वियसली उठ के रेडी हो जाएंगे, वी आर मेड फॉर दिस। परफेक्ट, दैट वाज एन ऑसम पॉडकास्ट विद यू सर, इट वाज अमेजिंग। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट के बाद हम सभी को ये तो रियलाइज हो ही गया कि हेल्थ का असली इंश्योरेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि अवेयरनेस भी है। अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने फैमिली में इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करें ताकि लोग टाइमली रेडी रहें प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने के लिए। क्योंकि जब जिंदगी सेकंड्स में पलट जाती है ना, तो गूगल सर्च काम नहीं आता, सिर्फ नॉलेज ही काम आती है। तो आज के पॉडकास्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग सभी खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें जिंदाबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।